Welcome to DR Education Point. Dear students, today discuss the most important topic and questions of the inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट हैं, ट्वेल्थ केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके ऊपर आज हमारी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सीबीएसई का बोर्ड का पेपर हो चुका है। हमने उससे पहले जो सीबीएसई के लिए जो ऑर्गेनिक की वीडियो बनाई थी उसमें से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस यानी कि सीबीएसई के पेपर में हमारी 40 मिनट की वीडियो में से कम 15-20 नंबर के क्वेश्चंस आए थे ऑर्गेनिक में। ऐसे बेटा भी हरियाणा बोर्ड का पेपर है जो मंडे को होने वाला है, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ऑर्गेनिक की वीडियो आप पीछे जाकर देख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा और आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। तो प्लीज आज कंसंट्रेट करें इंपोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। बेटा दो चैप्टर हैं जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक बेटा। एक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा। आपको हम ये बताएंगे कि कहां से कैसे क्वेश्चन आता है। तो आपके सिलेबस में जो दो चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो अभी प्रेजेंट का सिलेबस है उसमें ये दो चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा डी ब्लॉक में कहां से क्वेश्चन आना है, कैसा क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक को। इसको डिस्कस करेंगे, डी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कहां से आना है, कैसे आना है। तो देखिए बेटा डी ब्लॉक में सबसे पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं, अब हम डी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। तो देखिए डी ब्लॉक में कहां से क्वेश्चन आना है, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में क्वेश्चन आना है, तो कहां से आना है ध्यान से सुनिएगा। डी एंड एफ ब्लॉक को मैं आपको कुछ पार्टों में डिवाइड कर लेता हूं। देखिए पहले तो मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में लेके चलता हूं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और जर्नल प्रॉपर्टीज। जर्नल प्रॉपर्टीज में दूसरी प्रॉपर्टीज है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। और हमारी फिर बेटा हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद आप जिसमें हम एसिडिटी, बेसिसिटी, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, और फिर इसमें हमारा एफ ब्लॉक आता है। एफ ब्लॉक में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस पे पूछा जाता है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए बेटा मैं डी ब्लॉक में सबसे पहले क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करता हूं। तो जर्नली जो क्वेश्चंस आपके डी ब्लॉक में आते हैं, देखिए तो बेटा हमारे कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, तो हम इन चीजों को भी पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारे टॉपिक होंगे। पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के डी ब्लॉक के अंदर के फिजिकल क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ज्यादातर जो आपने देखा हरियाणा बोर्ड में, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला पूछा जाता है डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का। डी ब्लॉक का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला क्या होता है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। कई बुकों में बेटा आपको ये 0 से भी मिलता है, बट एनसीईआरटी में आपका 1 to 2 दे रखा है। अगर हम बात करते हैं किसमें, एफ ब्लॉक के जनरल फॉर्मूले में, तो एफ ब्लॉक का क्या है, n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns2। ये हमारा बेटा क्या है, एफ ब्लॉक का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला है। अब मैं बात कर रहा हूं इसमें यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए बेटा इसके अंदर दो चीजें हैं, n-1 d 1 to 10। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेनल्टीमेट सबसेल, पेनल्टीमेट सबसेल, तो वो कौन सा है, n-1 d होता है बेटा। एक आता है एंटी पेनल्टीमेट सबसेल, डी ब्लॉक में आपका पेनल्टीमेट सबसेल होता है। एक आता है एंटी पेनल्टीमेट सबसेल, एंटी पेनल्टीमेट सबसेल, तो वो होता है n-2 f 1 to 14। पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट ऑर्बिटल, सेकंड लास्ट ऑर्बिटल। और ये हमारा सेकंड से भी, इनकी सेकंड से भी थर्ड होता है, मतलब आपका सेकंड होगा डी, फिर ये, तो ये क्या है, एंटी पेनल्टीमेट सबसेल। तो यहां से भी आपका कई बार ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन के आया है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेस पर, पेनल्टी एंटी पेनल्टी मिक्स ऑफ सेल्स के बेस पर भी हमारा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको इसके में से जो क्वेश्चन आता है, मैं वन वर्ड के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूं। एक आपका पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक के बेस पर क्वेश्चन आएगा। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के बेस पर क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमेशा एक चीज याद रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड हो जाए तो डायामैग्नेटिक। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया स्कैंडिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, और मैंने ले लिया जैसे कि वेंडेनियम 3 पॉजिटिव ही ले लिया। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेंडेनियम, आपने देखा स्कैंडिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 21 होता है, वेंडेनियम का क्या होता है 23 होता है। आपने इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किया 3d1 4s2 आया, इसका किया आपने 3d3 4s2 आया बेटा। अब इसके आपने आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में गए तो आपने देखा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आया 3d0 एंड 4s0, और इसका देखा आपने तो क्या आया 3d2, क्या आया 3d2। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेंडेनियम 23 होता है इसका, तो आपका ये आ गया 3। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक हुआ बेटा। एज ए सेम केस आपका कलर्ड में भी चलता है। कलर्ड में भी यही याद रखना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो कलर्ड, और पेयर आ जाए तो कलरलेस। क्या आ जाते हैं, कलरलेस। बेटा यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, कलरलेस, पेयर्ड, अनपेयर्ड के बेस पर। बेटा एक और चीज, यहां से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी पूछा जा सकता है। एक चीज और याद रखनी है कि स्कैंडिनियम जो होता है हमारा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स शो करता है। क्या शो करता है, इसकी +3 ही होती है, ये फिक्स है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो द फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो आपका क्या है, स्कैंडिनियम। स्कैंडिनियम शो द फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी के सब डी ब्लॉक। हाँ, एक अभी सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था, द ट्रांजिशन एलिमेंट आर शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाई, बिकॉज इन विच, आप इसका आंसर सीधा सीधा दे सकते हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, कभी वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में होने के कारण से 1 2 3 4 5 6 7 तक डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है। वो ऑक्सीनियम एलिमेंट होता है OS, जो कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन जो आपके सिलेबस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना Mn है, जो कितनी शो करता है, +7 शो करता है। फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो स्कैंडिनियम है। क्या है, स्कैंडिनियम है बेटा। एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है बेटा। एक क्वेश्चन आ गया, डी ब्लॉक एलिमेंट आर शो द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो याद रखिए बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखिए जैसे मैंने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट की बात पूछा जाए, क्वेश्चन आ गया वाई वाले क्वेश्चन है ये डी ब्लॉक एलिमेंट शो द ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो एक ही बात याद रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके डी में 1 to 9 आ जाए, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो हमारे ट्रांजिशन होते हैं। अगर पैरामैग्नेटिक पूछता है तो इसका भी आंसर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कलर प्रॉपर्टी पूछता है तो इसका भी आंसर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो आपको ट्रांजिशन का आंसर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कलर प्रॉपर्टी का आंसर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n-1 डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको कहीं भी ऐसी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको इनका आंसर सीधा सीधा देना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा। क्या देना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फर्स्ट ट्रांजिशन में पूछी जाती है तो Mn होता है,
फिक्स पूछी जाए तो स्कैंडिनियम होता है, कितनी शो करता है +3, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगर पेपर में आ जाए भाई Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपको नॉर्मल आना चाहिए। क्या होता है 3d6, क्योंकि 26 होता है एटॉमिक नंबर, 3d6 4s2, 3d6 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए आउटर मोस्ट से निकल गए, तो क्या बच गया 3d6 रह गया, 4s0। तो ये इसका क्या है आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इस कॉन्सेप्ट में से आपको आ सकते हैं। अच्छा एक और चीज बेटा, तो आपने देखा कितने इंपोर्टेंट बातें हैं जहां से आपका एक क्वेश्चन निकलने वाला है, क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है, मतलब डी ब्लॉक में से यहां से अगर क्वेश्चन आता है बेस पर, तो मैं कह रहा हूं बहुत इजीली आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट बेटा, हम डिटेल की बात नहीं कर रहे, डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ है, बट ये डायरेक्टली टर्म्स की बात कर रहे हैं। हम डीप में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आती है, परंतु हम डायरेक्टली टर्म्स की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाए उस बेस पर हम बात कर रहे हैं। तो बेटा आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता रहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, कलर्ड होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, अच्छे कैटालिस्ट होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं अभी। अच्छा डी ब्लॉक में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, याद रखिएगा। अगर मैं ज्यादातर देखता हूं तो D5। अब निकालते कैसे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा, याद रखिएगा। अगर डी में हमारे 1 2 3 डी है, डी में 1 2 4 आते हैं, सॉरी डी में 1 2 5, अगर डी ऑर्बिटल में 1 2 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, तो D1 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, D2 में 2 होगा, D3 में 3 होगा, D4 में 4 होगा, D5 में 5 होगा। अगर D6 आ जाए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी में कितने भरे जाते हैं 10, 10 में से माइनस कर दो 6 को, तो कितने आ गए 4, तो इसमें कितने होंगे 4 अनपेयर्ड। D7 में कितने होंगे 3, D8 में कितने होंगे 2, D9 में कितने होंगे 1 और D10 में कितने होंगे 0। अब याद रखिए जैसे जैसे डी में आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो एनमैन का जिसके 5 अनपेयर्ड होंगे उसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। आपको याद होगा एक न्यू वाला फॉर्मूला आता है n+2 Bm। इस फॉर्मूले में जो हमारे n है ना वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकालिए, डायरेक्टली पुट करिए। अच्छा एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, मैक्सिमम ट्रिक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है बताइए भी इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D2 है, D2 आ गया आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपको इसकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी समझ में नहीं आती, तो आप एक हिंट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में डायरेक्टली लगा दीजिएगा। अगर 2 है ना तो 2.8 या 2.9 के समथिंग या 2.7 के समथिंग जो वैल्यू दे रखी है ना उसके साथ चले जाना। जिसमें अगर डी में 2 अनपेयर्ड, अगर आपके डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए तो 5.8 या 5.7 जो आपको नियर बाय दे रखी हो ना लास्ट डिजिट्स में उसके साथ चले जाना, वो आपका आंसर सही रहेगा, याद रखिए। तो यहां पर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कहानी तो बहुत अच्छी है जिसमें हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से बीएम का ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया जाता है n=n+2 बीएम, यानी कि बीएम क्या होता है, बोर्स मैग्नेटिज्म डायरेक्टली निकालने का फॉर्मूला है। मैंने आपको बताया ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए डायरेक्टली क्वेश्चंस कर दीजिए, बहुत इजीली आपके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको बहुत आसानी होगी। तो आपने देखा ये 1 वर्ड वाले क्वेश्चन थे जो आपके पूछे जा सकते हैं। देखो कहां कहां से आ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ सकता है, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक करेक्ट पे आ सकता है, कलर्ड पे आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे आ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ सकता है, पेनल्टी मेट एंटी पेनल्टी मेट पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको मैंने बताया कि कहां कहां से आपके क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। बेटा शेयर करो बेटा ये वीडियो, मैं कह रहा हूं आपको आपके 15 नंबर की जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना वो देगी ही देगी आपको 15 नंबर। मैं कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से, याद रखिएगा इनऑर्गेनिक। डायरेक्ट हिंट बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए बेटा आपको पता है एटॉमिक रेडियाई, ये टॉपिक आता है, बहुत जर्नल सी बात याद रखना। ऐसे अलोंग द पीरियड आप जब भी देखते हो तो डिक्रीज होती है एटॉमिक रेडियाई, परंतु डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन वेरिएबल एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। तो वेरिएबल एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात कर रहे हो डी ब्लॉक में, तो बेटा 2 इफेक्टों को याद रखना, एक होता है जेड इफेक्ट,
जब जब इंक्रीज होगा तब तब डिक्रीज होगी। एक होता है रिपल्सिव इफेक्ट, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह देते हैं। तब तब इंक्रीज होगा तब तब एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो याद रखिएगा कांस्टेंट हो जाएगी एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो आपको यही चीज याद रखनी है। कई बार पूछा जाता है ना भाई यहां से यहां तक इंक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई। जब जब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है तो रिपल्सिव इफेक्ट बढ़ रहा है, आउटर ऑर्बिटल्स आउटसाइड में पुश कर रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन आउटसाइड में पुश कर रहा है, इनर ऑर्बिटल। इसमें आता है इनर इलेक्ट्रॉन, इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आउटसाइड में पुश करता है, और इसमें न्यूक्लियस आउटर ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींचता है। जेड इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बोलते हैं इसको। इंक्रीज होगा तो रेडियाई डिक्रीज होगी, रिपल्सिव इफेक्ट बढ़ेगा, इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होगी। अगर दोनों इक्वल आ गए तो कांस्टेंट हो जाएगी बेटा, ये बात याद रखिएगा। और जर्नली अगर हमसे कोई पूछे तो एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती है। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन आता है एटॉमिक रेडियाई के बेस पर, पता है हमारे पास पता है 4 पीरियड 3 होते हैं। देखो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो 3D में होती है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो 4D में होती है। अब आपको मैं इनके पीरियड बता देता हूं बेटा, ये 4th में होता है, 5th में होता है, 6th में और 7th में। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D में होती है, और 4th ट्रांजिशन सीरीज आपकी 6D में होती है। पता है यहां से ऐसे चलने पर इंक्रीज हो रही थी एटॉमिक रेडियाई, परंतु यहां आकर के जब आप लैंथेनॉइड वाले और एक्टेनॉइड वाली सीरीज में जाते हो डी ब्लॉक के अंदर, तो एटॉमिक रेडियाई में वेरिएबिलिटीज आ जाती हैं अलोंग द पीरियड भी और डाउन द ग्रुप भी। तो बस अगर यहां आपको एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन पता है ना, सीधा सीधा आंसर दीजिएगा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या देना है? अगर थर्ड और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 5th और 6th पीरियड में अगर ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में एटॉमिक रेडियाई के बेस पर अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि यहां वेरिएबल क्यों होती है, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या देना है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का आपको आंसर दे देना है, याद रखिएगा। तो आपको यहां से अगर एटॉमिक रेडियाई में ये बात अगर आती है तो आपको क्या देना है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के साथ चले जाना है। तो बेटा एटॉमिक रेडियाई में मैंने आपको बताया, तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा छोटा छोटा सा। आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन आ सकता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी होती है। अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई से रिलेट कर लेना, घट रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। सेकंड क्वेश्चन आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे आ सकता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, याद रखिएगा। ये मेटल्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेटलिक करैक्टर को शो करते हैं, इसलिए इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड को शो करते हैं। यहां पर कैटालिस्ट प्रॉपर्टी आ सकती है। कैटालिस्ट में मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बता दूंगा। एक चीज याद रखिएगा, प्रोवाइड द सरफेस एरिया, प्रोवाइड द सरफेस एरिया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड का तो हाथ ही मत छोड़िएगा, एक न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट का हाथ मत छोड़िएगा। ये प्रोवाइड द सरफेस एरिया। और जैसे क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसमें क्या होता है? वेंडेनियम पेंटॉक्साइड, तो वेंडेनियम हुआ। इसके देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट और कंपाउंड एक अच्छे कैटालिस्ट है। आपने रिडक्शन देखा होगा, हाइड्रोजनेशन देखा होगा, हाइड्रोजनेशन देखा होगा आपने अपने वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी, तो आपने उसमें निकेल पैलेडियम को देखा होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपका हाइड्रोजनेशन आ गया, जिसमें Ni, Pd, Pt का उपयोग किया जाता है। आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे होंगे, ऑक्सीडेशन देखा होगा, K2Cr2O7, KMnO4 पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे वेंडेनियम पेंटाऑक्साइड है। तो बहुत सारे कैटालिस्ट हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, बहुत अच्छे कैटालिस्ट की तरह। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादातर पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन आता है फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। डी ब्लॉक एलिमेंट एलॉय बनाते हैं क्योंकि इनकी एटॉमिक रेडियाई नियर बाय द 15% जिनकी इक्वल होती है वो एलॉय बनाते हैं, जैसे ब्रॉन्ज है ना। दूसरा बेटा एलॉय फॉर्मेशन आ सकती है। एक आ सकता है इंटरस्टेशियल। बेटा यहां से एक चीज पूछी जाती है कि ये कंपाउंड होने के बाद भी इनर्ट होते हैं, प्योर कंपाउंड प्योर मेटल की तरह बिहेव करते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है।
interstitial compound are behave as a pure metals, high melting and boiling point in the form of compound, यानी कि कंपाउंड की फॉर्म में होते हुए भी ये एक इनर्ट मेटल की तरह होते हैं, इसलिए कंपाउंड की तरह भी ये मोस्ट इनर्ट कंपाउंड होते हैं। अभी क्यों करते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंटों को जब हम इनको लैटिस अरेंजमेंट करते हैं, जैसे हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट लिए, इनका ये अरेंजमेंट कर दिया, लैटिस अरेंजमेंट कर दिया, तो इनके बीच में जो गैप है इनमें छोटे एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे बोरॉन, हाइड्रोजन, कार्बन, ईटीसी, ये आ जाते हैं, तो जिनके कारण से हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं। नेक्स्ट बेटा ये एलॉय फॉर्मेशन करते हैं इंटरस्टिशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जा सकते हैं बेटा। ये आपके इस तरीके के क्वेश्चन डी ब्लॉक में से पूछे जाएंगे कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें और भी क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्टली छोटी छोटी हिंटों के साथ आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए कई बार आ जाता है कि जैसे बेटा हमारा आ गया Mn2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कारण क्या है? देखो एक चीज, दो चीजों को याद रखना, मैं आपको बताता हूं। हाफ फिल्ड और D10 कंप्लीटली फिल्ड, जिनका D5 आ जाता है, D10 आ जाता है, ये हाफ फिल्ड है और ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका D10 आ जाए या D5 आ जाए तो वो मोर स्टेबल होते हैं। तो इसका क्या आएगा? 3D5 आ जाएगा और इसका क्या आएगा? 3D6। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई बात है, अनस्टेबल मोर स्टेबल ड्यू टू दी हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड के कारण से यहां से ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो बेटा ये आपके हमारे उस पे थे, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डी ब्लॉक के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एक और चीज बेटा, इसमें दो चीजें और होती हैं। एक एसिडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं KMnO4 के, K2Cr2 के और KMnO4 के एसिडिफाइड कैरेक्टर्स होते हैं। तो बेटा उसमें देखो एसिडिफाइड, जैसे KMnO4 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। मैं आपको बताऊंगा यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। यहां से 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन लिख लेना, या तो ये आ जाए या फिर K2Cr2O7 आ जाए। 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से वेरिएबल करेंगे ही करेंगे। तो कैसे? देखिए इसकी प्रिपरेशन पूछी जा सकती है, इसका और पूछा जा सकता है, पायरोल्यूसाइट और MnO2, ठीक है बेटा। इसकी प्रिपरेशन पूछी जा सकती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, इसका बेटा आपको स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है मैग्नेट आयंस में, MnO4 में, MnO4 नेगेटिव में। एक ये तो है पोटेशियम पर मैग्नेट, एक होता है ओनली मैग्नेट। पर मैग्नेट और मैग्नेट दोनों में अंतर होता है, MnO4 2 नेगेटिव और ये 1 नेगेटिव होता है। इनकी स्ट्रक्चर आ सकती है बेटा, मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर बता देता हूं। जैसे MnO4 है तो आपका ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। अगर आपका ये पर मैग्नेट में अगर खाली मैग्नेट है तो आपका Mn डबल बॉन्ड O और O, इसमें 2 नेगेटिव रहेंगे। याद रखिएगा, जिसकी जितनी ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा, इसकी +6 आएगी और इसकी +7 आएगी। तो दोनों में जितनी ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतनी अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऐसे बेटा K2Cr2 में क्रोमेट और एक डाइक्रोमेट और। प्रिपरेशन है, स्ट्रक्चर है और यूजेज। KMnO4 का यूज कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। ये लाल दवाई है बेटा, टाइट्रेशन में इसका यूज किया जाता है। ऑर्गेन देखो कुछ चीजें तो कॉमन है, अगर यूज आ जाए ना K2Cr2 का आ जाए, KMnO4 का कहीं भी यूज लिखने के लिए आ जाए तो एक छोटी सी बात है, 4 यूज तो आप सीधे लिख देना। इट इज यूज इन द लेबोरेटरी रिएजेंट, पहला दोनों में लिख देना। दूसरा, इट इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ द मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज यूज टू टाइट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज यूज इन द इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज इन द मेडिसिन, ये लाइन आप दोनों में लिख दो।
तो आप इन 4 या 5 पॉइंटों को तो कॉमन लिख सकते हो ना, तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं। एज सेम प्रोसीजर किसका रहेगा, K2CR7 का रहेगा बेटा। यहां से भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है बेटा। यहां से एक और चीज होती है, एसिडिफाइड रिएक्शंस आ सकती हैं, जैसे आपकी बेटा कोई भी आ जाए, जैसे KMnO4 का यूज करिए किसके साथ, HI के साथ आयोडीन बना के दिखाइए। ऐसे K2CR7 में बेटा इनके 3 तरीके के होते हैं, एक तो एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ, बेसिक सॉल्यूशन के साथ और एसिडिक सॉल्यूशन के साथ। बेटा जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ आते हैं, आयनिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा आज हमने डी ब्लॉक के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया। मैंने ये नहीं कहा कि बेटा ये क्वेश्चन थे, ये आपके डायरेक्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। आप अगर इन पे काम करोगे तो आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो देखिए बेटा अगर CrO4 की स्ट्रक्चर आ जाती है तो CR4 की Cr2O7 की भी स्ट्रक्चर्स पूछी जा सकती है बेटा, तो ये इंपोर्टेंट है। तो मैंने आपको जो बताया बेटा इसमें डी ब्लॉक के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। तो बेटा कई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। थैंक यू बेटा।